बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज हम बात करना चाह रहे हैं ब्रिटिश सिटीजनशिप एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर। सो जिस वक्त आप नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आप को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और क्या आप इसकी एलिजिबिलिटी आपकी बनती है या नहीं बनती। सो उसके हवाले से एक तो ये है कि जिस शख्स के जो भी सर्कमस्टांसिस हुआ करें, काइंडली उस पर आप जो है वो लीगल एडवाइस लेके फिर काम किया करें। सो उसकी रीज़न ये आ जाती है कि बहुत से लोग जो है, लेट्स से अगर कोई शख्स जो है वो स्पाउस वीज़ा पे है तो स्पाउस वीज़ा के बाद जो है जब वो सिटीजनशिप अप्लाई करता है वो तो इमीडिएटली वेरी नेक्स्ट डे जो है वो अप्लाई कर सकता है। आज किसी को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिला है तो वो सुबह उठ के जो है वो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 10 इयर्स वीज़ा रूट के ऊपर जो है ILR मिला होता है। सो उनके लिए बाज़ का जो है वो 1 साल का वेट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर बहुत से लोग जो हैं जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, क्रिमिनल चार्जेस होते हैं या और बहुत से मैटर्स जो हैं वो आ जाते हैं। सो इसलिए हर शख्स का जो केस होता है वो इंडिविजुअल होता है, सेपरेट होता है। तो आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है अपने एडवाइस लेके फिर आगे चला करें। चलिए, आज के इस सेशन में जो है मैं जनरल बात जो है वो करूंगा, जनरल इन्फॉर्मेशन हम बात करेंगे। पहले तो आ गया कि अप्लाई फॉर अ ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है बाय नेचुरलाइजेशन जो है उसमें मेन आ गया कि अगर आप एलिजिबिलिटी आपकी बनती है तो फिर जो है आप जिस वक्त अप्लाई करते हैं सो उसमें जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाते हैं बिफोर यू अप्लाई जो है उसमें वो पहला जो है वो आ जाता है लाइफ इन द UK टेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी है ये सिटीजनशिप की एप्लीकेशन के लिए अनटिल अनलेस जो है अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं। एग्जेम्पशन क्या है वो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले आ गया लाइफ इन द UK जो है। सो दिस मस्ट बी ए फ्रॉम ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्विस फॉर अ लाइफ इन द UK टेस्ट जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे ऑथोराइज किया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ से जो है लाइफ इन द UK आप पास करना आपके लिए मस्ट है जी। फिर उसके बाद आ जाता है कि यू विल नीड टू प्रोवाइड योर पास रेफरेंस नंबर जो है। जिस वक्त आप लाइफ इन द UK पास कर जाते हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर जो है वो दिया जाता है। वो आपने उसको रेफरेंस नंबर को यूज़ करना होता है अपनी एप्लीकेशन में जो है। फिर आ जाता है जी कि इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ ए चाइल्ड जो है चिल्ड्रन अंडर द 18 जो है। सो ऑब्वियसली जो चिल्ड्रन बच्चे जो होते हैं 18 साल से कम उम्र के हैं, अंडर द एज ऑफ 18 जो है, दे डोंट नीड टू डू ये जो लाइफ इन द UK जो टेस्ट है वो एग्जेम्प्टेड हैं, उनको पास जो है वो नहीं करना पड़ता। फिर इसके अलावा जो है आपको 2 रेफरीज जो हैं, 2 रेफरी जो हैं वो चाहिए होते हैं। रेफरी जो होते हैं वो उनके लिए ये है कि वो मस्ट भी वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हों। लेकिन रेफरीज के लिए भी बहुत एक क्राइटेरिया है। यह नहीं कि जी कि रेफरी जड़ा थोड़ा वो खुद क्रिमिनल उसके ऊपर केसेस फाइल हुए हों तो आप उसको एज अ रेफरी उसका पासपोर्ट यूज़ कर रहे हो। रेफरी का जो है रिकॉर्ड उसका भी क्लियर होना जो है वो भी मस्ट है जी। उसका रिकॉर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है जी नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज जो है। सो इंग्लिश सर्टिफिकेट जो जिसको आप कहते हैं इंग्लिश सर्टिफिकेट और लाइफ इन द UK जो है ये इस तरह के केसेस में मस्ट जो है वो आ जाता है जी। अच्छा, फिर उसके बाद एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन एक आ जाती है जी कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी सर्टिफिकेट ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है एटलीस्ट B1 जिसको कहते हैं, अगर आपने ऑलरेडी वो पास किया हुआ है लेकिन अगर वो एक्सपायर नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको। अगर वो एक्सपायर्ड है तो फिर आपको ऑब्वियसली दोबारा से जो है वो नया लेना पड़ता है जी। अच्छा, फिर उसके बाद आप फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में एक आ जाता है जी कि यू नीड टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। आपको जो ILR मिला हुआ था आपने उसकी एविडेंस देनी होती है। बहुत से लोगों के पास जो है वो पुराना स्टिकर वाला होता है, बाज़ का BRP होता है, लेकिन ILR का कंफर्मेशन के जी आपके पास ILR है वो आपने देना होता है। फिर या सर्टिफिकेट ऑफ इंटाइटलमेंट टू राइट टू अबोर्ड जो है उसकी यहाँ आपको एविडेंस देनी होती है। एविडेंस ऑफ ए सेटल्ड स्टेटस जो है, जैसे बहुत से लोग जो हैं जो EU की बेस के ऊपर जिनको डॉक्यूमेंट्स मिले होते हैं, यूरोपियन यूनियन ये जो EU सेटलमेंट जिसको कहा जाता है EUSS जो है, अगर आपको उसकी बेस के ऊपर मिला हुआ है तो फिर आपको एक लेटर एक आता है, एक आपको ईमेल आती है जिसपे रेफरेंस नंबर लगा होता है जिसपे कहा जाता है कि जी के यू हैव बीन ग्रांटेड EU सेटलमेंट जो है। फिर वो उसकी जो है वो डिटेल्स जो है
वो आ जाती है। सेकंड एक और इसमें अहम चीज आ जाती है आपकी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन में, जिसको कहा जाता है कन्विक्शन एंड अदर पेनल्टीज, जिसको कहते हैं कि क्या आपने कोई जुर्म किया हुआ है। इसके ऊपर वैसे मैं किसी दिन तफसील में मैं वीडियो करूंगा, लेकिन ये जो कन्विक्शन वाला इशू है ये बड़ा आजकल के जो जितनी ये सिटीजनशिप की एप्लीकेशन जाती हैं, जितनी ILR की एप्लीकेशन जाती हैं, इवन के बाकी एप्लीकेशंस के ऊपर भी जो है ये कन्विक्शन वाला जो है ये बड़ा एक अहम इशू बन चुका हुआ है। सो एट एनी टाइम का वर्ड आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाए। एट एनी टाइम हैव यू एवर हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग जो है, नंबर 1 इन द UK और इन अनदर कंट्री जो है। ये अब बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे समझना चाह रहे होते हैं कि अनदर कंट्री से क्या मुराद है, कि क्या आपने किसी और कंट्री में भी जुर्म किया है तो क्या UK जो है इनकी जो शेयरिंग है, डाटा शेयरिंग है एक दूसरे के साथ, कि वहां से आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अगर आपका कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस है जिसपे अगर इनको डाउट हो तो होम ऑफिस चाहे तो थ्रू एम्बेसी जो है आपकी कंट्री से जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकती हैं। आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी असाइलम के हवाले से, उनका कोई एप्लीकेशन थी, वो कह रहे थे कि जी कि मैं जो है ना जी वो FIR जो है हम अगर वो दर्ज करवा लेते हैं, हम अगर FIR अपने खिलाफ करवा लेते हैं और क्या हम असाइलम केस में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा जी अगर आप करेंगे तो कल को आप पकड़े जाएंगे तो वो तो आप जाएंगे पकड़े। उसकी वजह क्या है कि आपने जब FIR दर्ज करवा दी, एक शख्स जो UK में मौजूद है उसके खिलाफ नंबर 1 तो FIR क्या दर्ज होगी, वो उसको आप कितने सालों से यहाँ पे UK में है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्या वो जो FIR होती है जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है, जो वो पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है, जिसको महारर जो है जब उसको दर्ज करता है, क्या वो सारी चीज़ें उसको कौन दर्ज करवा रहा है, कौन से एलिगेशन है, कौन सा जुर्म। सो इसलिए ये बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं और अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और थ्रू एम्बेसी ये करवा सकते होते हैं तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, ये क्रिमिनल कन्विक्शन आ गई, पेनल्टी फॉर अ ड्राइविंग ऑफेंस आ गया, फॉर एग्जांपल जो है डिस्क्वालिफिकेशन जो है फॉर स्पीडिंग और नो मोटर इंश्योरेंस जो है। अगर कोई शख्स जो है उसके पास गाड़ी की इंश्योरेंस मौजूद नहीं है या उसने ओवर स्पीडिंग की तो ये भी जो है इस कन्विक्शन में आती है। अच्छा, उसके बाद आ गया एन अरेस्ट और चार्ज फॉर विच यू आर करंटली ऑन और अवेटिंग। अगर और अवेटिंग ट्रायल, बहुत से लोग ये समझते हैं कि एक ट्रायल जो है हमारे खिलाफ चल रहा है, लेकिन उस ट्रायल जो है अभी तो मैं कन्विक्टेड हूँ सो फार जो है, लेकिन मैं जो है कल्प्रिट तो नहीं हुआ, मैं अक्यूज्ड हूँ, मैं मेरे पे जुर्म साबित तो नहीं हुआ, मैं तो अभी तक मुल्जम हूँ। सो ये डिफरेंस आ जाता है मुल्जम और मुजरम में जो है कि क्या आप पे साबित हो चुका हुआ कि नहीं। सो अब यहाँ पे इशू ये है कि क्या एक शख्स जो है अवेटिंग ट्रायल है तो क्या वो कन्विक्शन में आएगा, वो आएगा या नहीं आएगा। जब आप एप्लीकेशन फाइल करें यू हैव टू मेंशन कि जी के ये हमारे ऊपर ये आ गया। फिर सिविल कोर्ट जजमेंट जो है वो आ जाती है। अब ये सिविल कोर्ट जजमेंट जो है ये बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर जो है लंबी डिबेट चाहिए होती है, लेकिन मैं शॉर्ट आंसर जो है यहाँ पे देता जा रहा हूँ। सिविल जजमेंट जो है वो उसमें आ जाता है आपने काउंसिल टैक्स जो है वो बिल पे नहीं किया, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल था आप वो डिफॉल्ट करके वो आपने पे नहीं किया, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड थी, आपने एज अ कंपनी डायरेक्टर जो थे आपने HMRC को अपना रिकॉर्ड पे नहीं किया। सो ये जो है ये सारी की सारी जो है ये सिविल कोर्ट जो जजमेंट्स जब ये पे नहीं करते वहां से आप डिफॉल्टर होते हैं, तो जो सिविल कोर्ट होती है जो आपको क्रिमिनल सजा नहीं दे सकती उसको कहा जाता है सिविल कोर्ट जो है। वो सिविल कोर्ट अगर कोई जजमेंट पास कर जाती है तो वो भी आपके खिलाफ जो है ये कन्विक्शन में जो है वो आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है डेट जो था। बहुत से लोग जो है ये जैसे आजकल स्टूडेंट्स जो हैं, ये स्टूडेंट अगर अपना डेट पे नहीं करते हैं या आपने काउंसिल टैक्स अपना डेट पे नहीं किया या आपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल था वो पे नहीं किया या आपके ऊपर जो था पानी का, वाटर का, इलेक्ट्रिक का, गैस का कोई भी ऐसे बिल्स थे वहां पे वो आपने पे नहीं किए, आपके ऊपर डेट का जो है एक नोटिफिकेशन आ गया, एक लेटर आपको आ गया, आपको नोटिस आ गया, उस नोटिस के बाद आपने स्टिल उसको पे नहीं किया, क्या ये क्रिमिनल कन्विक्शन में आता है? एब्सोल्युटली यस, ये भी क्रिमिनल कन्विक्शन में जो है वो आ जाता है। बैंकरप्सी जो है ये आपकी आ जाती है, आपने लोन लिया, आपने लोन पे नहीं किया, आप डिफॉल्टर हो गए, वो भी इसी चीज़ों में आती है। सिविल पेनल्टी जो है इशूड अंडर UK इमिग्रेशन लॉ जो है। सो UK इमिग्रेशन लॉज के अंडर जो है
ये बहुत ज़बरदस्त एक चैप्टर है, इस पर मैं बहुत तफसील में बात करूंगा किसी दिन। सो सिविल पेनल्टी इशूड अंडर यूके इमिग्रेशन लॉज में आ जाती है जब किसी जगह के ऊपर छापा पड़ता है, रेड होती है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के खिलाफ जिस वक्त एक केस दर्ज होता है तो उसको जो है पेनल्टी जो है वो अंडर इमिग्रेशन लॉज जो है वो आ जाता है। अच्छा जी, इसी में एक और पॉइंट आ जाता है सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर जो है। ये एक, क्या जब आप सिटीजनशिप की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो क्या ये जो पॉइंट है सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर्ड जो है, यहाँ पे आपने क्या करना होता है, यस करना है या नो करना है, और इसमें चीज़ें कौन सी इन्वॉल्व जो है वो आ जाती हैं। उसमें आ जाता है कि आर यू ऑन द सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर और यू हैव बीन एनी ऑफ द फॉलोइंग जो है, नंबर 1 क्वेश्चन मार्क के बाद आ जाता है। नंबर 1 इन नोटिफिकेशन ऑर्डर, ए सेक्सुअल ऑफेंस प्रिवेंशन ऑर्डर, और थर्ड आ जाता है जी ए फॉरेन ट्रैवल ऑर्डर, और आ जाता है रिस्क ऑफ ए सेक्सुअल हार्म और ऑर्डर जो है। ये इनमें से अगर बहुत से लोगों की अगर ऐसी सिचुएशन होती है और वो अगर वो चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली जो है वो आपकी जो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन है उसमें उसका असर जो है वो पड़ता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप जब ये इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो क्या आपको वहाँ पे नो करना चाहिए या यस करना चाहिए। सो मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी रियलिटी है, जो आपका फैक्ट है, अगर आपको वाकई इस तरह का कोई ऑर्डर आया है या आपको कोई ऑर्डर इशू हुआ है या इस तरह की जो भी चीज़ आई हो, आपको यस करके उसकी तफसील जो है वो देनी चाहिए। जी, आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा इसी मैसेज के साथ कि ये जो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन होती है, नेचुरलाइजेशन की जो एप्लीकेशन होती है, इस नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन। बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जी हम इस तरह की एप्लीकेशन को खुद से कर सकते हैं। सो अगर आप वेरी कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप समझते हैं कि जी कि आप इसको बड़ा इजीली आप कर सकते हैं, डू इट। इसमें किसी भी शख्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन क्या आप इस एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ल के बाद जो है फिर अपील में या किसी और जगह पे फंसने के बाद जो है चीज़ों को सेटल डाउन करना है, तो क्योंकि आपको इनिशियल स्टेज का पता नहीं होता, आप कौन से वीज़ा पे आए हुए थे, उसके बाद आपके केस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, क्योंकि आपने उन्होंने पिछला रिकॉर्ड भी मोस्ट केसेस में जो है वो देखते हैं। फिर रेफरी का रिकॉर्ड है, आपका जो रेफरी है आपको तो पता ही नहीं है कि जी कि उसने मैं कहा जी कि मैं तो 6 हज किए हुए ने। सो हो सकता है कि वहाँ पे उसके जो है उसके केस में इशू आए। आप समझते हो जी कि वो हमारा कोलीग है, दोस्त है, जो है वाइट मैन है, वहाँ पे गोरा है, काम कर रहा है जी, कंपनी का मैनेजर है, हमें तो नहीं पता, वो तो बड़ा सीनियर लेवल का है। हो सकता है उसके ऊपर भी जो कोई ना कोई वो बैंक डिफॉल्ट के इश्यूज हो या कुछ हो। सो इस वजह से ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन होती है। सो इस ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप हमारे पास आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, वरना किसी भी वकील के पास जाके अपनी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन जो है उसको प्रॉपरली किया करें, क्योंकि वो आपकी लास्ट स्टेज होती है। आपने जितनी भी पहले जो है वो कमबख्तियाँ सही होती हैं, वो पासपोर्ट लेने के बाद जो है वो सारी ख़त्म हो जाती है। मुझसे मिलना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं मंडे टू फ्राइडे हमारा ऑफिस काम करता है। ब्रैडफर्ड जो है वो हमारा मेन ऑफिस है, लेकिन हम जो है टाइम टू टाइम जो है वो सर्जरी जिसको कहते हैं, अपॉइंटमेंट्स जो है वो बर्मिंघम ऑफिस में भी करते हैं। तो हम याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू जी।